हाय दोस्तों, मैं आर के रंजन आपको अपने यूट्यूब चैनल एम मैजिकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियोज़ में अध्याय 3 यानी कि जो बाकी के अध्याय थे उनका क्वेश्चन आंसर और उसका टॉपिक के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम जो हमारा अगला चैप्टर है अध्याय 4 जो आप देख रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। अध्याय 4 जो हमारा चैप्टर है उसका नाम हमने यहाँ पर लिख दिया है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले हम इस चैप्टर जो है उसको समझ लेते हैं आखिर इसमें हमको पढ़ना क्या है। और उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करके लाइक करें। तो दोस्तों, हम पहले देखते हैं कि ये जो हमारा चैप्टर है उसका नाम क्या है, पहले उसके बारे में समझ लेते हैं ताकि हम क्लियर हो जाए कि आखिर इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पर वैश्वीकरण, ये देख रहे हैं वैश्वीकरण। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि वैश्वीकरण है क्या। इसकी आप यहाँ पर वैश्वीकरण है और हमारा टॉपिक में भी एक दिया हुआ है कि वैश्वीकरण क्या है। तो इसे हम यहाँ समझे या यहाँ समझे सेमी टॉपिक होगा। तो वैश्वीकरण का मतलब वैश्वीकरण क्या है उसके बारे में हम पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि हम पहला चैप्टर में पढ़ चुके हैं। उसमें बताया गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है। तो दोस्तों, वैश्वीकरण वैश्व मतलब विश्व से बना हुआ है और वैश्वीकरण मतलब जो भी देश, जो यहाँ पर बहुत सारे कंपनियाँ हैं, विदेशी हो गया, इंडियन हो गया, जो सब मिल करके एक देश का कंपनी जो उसका नॉलेज है, तकनीक है, परिश्रम है, पूंजी है, दूसरे देश के साथ मिल करके जो अपना व्यापार करता है या बोल सकते हैं परिवहन को, उसको वैश्वीकरण हम कहेंगे। जैसे कि इंडिया का जो तकनीक है, पूंजी है, मजदूर है या मजदूरी है, जो भी तकनीक है वह किसी अदर देश के साथ जब वो मिल करके काम करता है तो उसे हम वैश्वीकरण करते हैं, एक सभी विश्व के दो देशों को जोड़ना। और हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि अर्थव्यवस्था कैसे, जो भी पैसा वगैरह आता है वो किस तरह से, कैसे, कहाँ से आता है, उस चीज़ के बारे में है। तो चलिए हम इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है जो कि आप देख रहे हैं अंतर्देशीय उत्पादन। ये जो अंतर्देशीय उत्पादन है, अंतर्देशीय, पहले इसको समझ लेते हैं। उत्पादन मतलब तो समझते हैं किसी भी चीज़ का, वस्तु का उत्पादन करना, उत्पादन कहलाता है। ये जो हमारा अंतर्देशीय आप देख रहे हैं इसका मतलब है कि किसी भी देश के अंदर, जैसे यदि हम एक एग्जाम्पल लें कि भारत है, तो अगर भारत सिर्फ अपने देश के अंदर उत्पादन करता है तो वह अंतर्देशीय उत्पादन कहलाएगा। जैसे भारत का कोई कंपनी है या कोई किसान ही है या कोई कंपनी लेते हैं जैसे टाटा या कोई भी कंपनी, अगर वो सिर्फ अपने देश में उत्पादन कर रहा हो तो वह अंतर्देशीय उत्पादन कहलाता है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो हम देख रहे हैं कि विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि विदेश व्यापार और बाजार का एकीकरण है क्या। तो अभी हमने ऊपर वाले जब टॉपिक को समझ रहे थे तो उसमें हम बताया था कि अंतर्देशीय उत्पादन, लेकिन एक है कि अगर जैसे कि टाटा का एग्जांपल हम लिए थे, अगर टाटा अपने देश में यानी कि भारत के अंदर किसी चीज़ का उत्पादन करता है, किसी भी चीज़ का यदि वह उत्पादन करता है और वह उसी देश के अंदर जैसे कि भारत में ही अगर उसे बेचता है तो वह अंतर्देशीय व्यापार कहलाएगा। अगर टाटा कंपनी किसी भी चीज़ का उत्पादन करके वह भारत के ही बाज़ारों में बेचता है, देश के अंदर के बाज़ारों में ही बेचता है, तो वह जो होगा हमारा अंतर्देशीय व्यापार होगा। लेकिन जब वह उत्पादन को यदि वह भारत के बाज़ार में के अलावे वह किसी विदेश के, किसी भी विश्व के अन्य देशों में अगर बेचता है, अन्य देशों से व्यापार करता है, तो वह जो हमारा कहलाएगा वह होगा विदेश व्यापार। ध्यान से समझिएगा, अगर उत्पादन करके यहाँ की कंपनी, भारतीय कंपनी किसी चीज़ का उत्पादन करके अगर वह भारत में ही बेच रही हो तो वह जो होगा अंतर्देशीय व्यापार होगा। लेकिन अगर जब वह उत्पादन को भारत में भी के अलावे अगर किसी दूसरे देश में, भारत के अलावा किसी अन्य देशों में, विश्व के किसी और देशों में यदि उसका व्यापार करता है, वहाँ पर बेचता है, तो वह जो होगा हमारा विदेश व्यापार कहलाएगा। और यह जो हुआ अंतर्देशीय व्यापार और विदेश व्यापार
जब मिल करके एक साथ काम करती है, विश्व के भी अलग अलग व्यापारी एक साथ मिल करके जब काम करने लगते हैं तो वही हमारा कहलाता है एकीकरण, जो कि नीचे हमारा दिया हुआ है कि एकीकरण। तो ये जो बोल रहे हैं कि विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण क्या है, तो इसका सिंपल से हम समझेंगे कि यदि अपने देश का जो कंपनी है वस्तुओं का उत्पादन करता है और वह अपने देश के अंदर बेचता है, तो वह जो हमारा होगा अंतर्देशीय व्यापार होगा। और जब वही चीज़ को वह किसी विश्व के अन्य देशों में बेचता है तो वह कहलाएगा हमारा विदेश व्यापार। और जब ये दोनों मिल करके अंतर्देशीय व्यापार और विदेशी व्यापार मिल करके एक साथ जब काम करती है, एक बाजार में काम करती है, तो वह हमारा कहलाता है एकीकरण। तो उम्मीद है इसे आप लोग अच्छे से समझे होंगे। आगे जो हमारा टॉपिक है वह है वैश्वीकरण क्या है, जो कि हम ऊपर में भी बताए हुए थे कि वैश्वीकरण क्या है। तो इसे फिर से एक बार समझ लेते हैं। वैश्वीकरण का कहने का मतलब है, अर्थ है कि घरेलू बाजार और विश्व बाजार। घरेलू बाजार मतलब जो हमारे देश के अंदर जो बाजारें हैं उससे हम घरेलू बाजार बोलेंगे, और विश्व बाजार मतलब जो हमारे विश्व में जो बाजारें हैं, अलग देश के जो बाजार हैं वो बाजार। तो हमारा घरेलू बाजार और विश्व बाजार में जो हम उसके साथ जो व्यापार करते हैं, पूंजी हो गया, तकनीक हो गया, श्रम हो गया, या जो हम निवेश करते हैं और सेवाओं का जो प्रवाह होता है एक दूसरे के साथ जोड़ना, हमारा जो है वो वैश्वीकरण कहलाता है। एक बार फिर से सरल भाषा में समझेंगे कि घरेलू बाजार मतलब हमारे देश की जो बाजारें हैं, और विदेशी बाजार जो कि हमारे देश के अलावे जो बाजारें हैं उनके साथ में मिल करके व्यापार करना, उनके साथ श्रम हो, पूंजी हो या तकनीक हो, सेवा हो, सबका प्रवाह एक दूसरे के साथ मिल करके व्यापार करना हमारा वैश्वीकरण कहलाता है। अब जो है हमारा अगला टॉपिक है कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। तो वैश्वीकरण के मतलब तो हम समझ गए कि या तो हम किसी दूसरे देश में जाकर के व्यापार करेंगे या किसी दूसरे देश की कंपनी आकर के यहाँ पर व्यापार करेगी। तो ऐसा कौन कौन सा कारण है, क्या क्या कारक है जो कि इस वैश्वीकरण को संभव बनाने में सहायक होती है। तो इसको हम एक सिंपल तरीका समझते हैं। जैसे कि यदि आज ऐसा कल्पना कीजिए कि हमारे पास ना तो कोई फ़ोन है ना परिवहन है, तब क्या हम अपने देश में उगाए हुए उत्पादन किए हुए वस्तुओं के किसी विदेश के बाज़ारों में बेचने में सक्षम थे? तो इसका जवाब आएगा नहीं। क्योंकि अगर ना कोई तकनीक होता, ना कोई ये फ़ोन होता, ना कंप्यूटर होती, ना कोई परिवहन होता, तो हम अपने देश के उत्पाद को दूसरे देश में बेचने में असंभव, मतलब दूसरे देश में बेचने में संभव नहीं थे। तो वह क्या क्या कारण है कि इसको संभव बना दिए। तो अभी जो हम जिन चीज़ को नहीं ले रहे थे उन्हीं चीज़ को अगर हम ले लें तो सिंपल सा हमारा इसका आंसर है, या इस टॉपिक को हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि हम बोले थे कि मान लीजिए आज के ज़माने में कोई भी फ़ोन या कोई भी कंप्यूटर नहीं है, तो हमारा जो भी उत्पादन है उसे विश्व के बाज़ारों में हम दिखाने में असंभव थे, मतलब दिखाने में सक्षम नहीं थे। तो अब जब मोबाइल आ गया, कंप्यूटर आ गया, तो हम जो भी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, जिसका भी उत्पादन कर रहे हैं, उससे हम विदेश में उसका विज्ञापन, प्रचार, उसका फैलाव कर सकते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है हमारा ये फ़ोन है, कंप्यूटर है, प्रौद्योगिकी। और दूसरा, अगर हम उसका वस्तु का किसी का विज्ञापन विदेश के बाज़ारों में यदि कर देते हैं तो वहाँ पर पहुँचाने का हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो पहुँचाने में जो हमारा सहायक होता है वह होता है परिवहन। सिर्फ हमें विज्ञापन कर देने से, प्रचार कर देने से तो हम वस्तु को बेच नहीं सकते हैं, वहाँ पर तक हमें वस्तुओं को पहुँचाना भी होगा। तो उसे पहुँचाने में ये हमें सहायक होता है परिवहन। यदि परिवहन नहीं होता तो हम अपने उत्पाद को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में सक्षम नहीं थे। अब भी जो वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक है जिसमें हमने अभी चर्चा किया, जो कि पहला है हमारा प्रौद्योगिकी, ये हमारा फर्स्ट हुआ। सेकेंड में हमने बताया परिवहन,
और जो तीसरा जो कि महत्वपूर्ण है वह है हमारा विश्व बैंक। विश्व बैंक यह हमारा परिवहन के बाद सबसे महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर हम व्यापार कर रहे हैं तो विश्व बैंक की क्या भूमिका है इसमें। तो हम इसको समझते हैं, चूँकि महत्वपूर्ण भूमिका ये भी निभाता है वैश्वीकरण को संभव बनाने में। वो कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसको समझने के लिए चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारा देश का जो मुद्रा है वह है रुपया। हमारे देश की मुद्रा रुपया है। यदि सपोज कीजिए कि हमारा देश की जो कंपनी है वह किसी देश में व्यापार कर रही है, मान लीजिए अमेरिका में कर रही है, अमेरिका में वो व्यापार कर रहा है, तो हमारा देश जो हमारे देश का जो कंपनी मान लीजिए टाटा जो है वह अपने वस्तु का जो व्यापार कर रहा है वो अमेरिका में कर रहा है। और जैसे कि हम ये जानते हैं कि हमारा जो देश की जो मुद्रा है वह रुपया है, हमारे देश में रुपया चलता है, जबकि ये जो अमेरिका है वहाँ पर डॉलर चलता है। हमारे यहाँ रुपया चलता है तो वहाँ पर डॉलर चलता है। तो अगर अमेरिका का पैसा हम ये जो टाटा कंपनी अमेरिका में जाकर के वस्तु बेच रही है तो अमेरिका वाले लोग उसे डॉलर ही देंगे, ये क्लियर है कि वहाँ के लोग उसे डॉलर देंगे। लेकिन जब वह टाटा कंपनी उस डॉलर को ला करके इंडिया में देगा किसी के पास तो वह लोग लेने से मना कर देंगे। मना इसलिए कर देंगे क्योंकि हमारे देश में डॉलर नहीं रुपया चलती है। तो इस तरह से तो उस वस्तु को बेचने से उस टाटा कंपनी को डॉलर कमाने से कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पर हमारा काम करता है यह विश्व बैंक। यह जो टाटा कंपनी होगा इस डॉलर को जमा करेगा विश्व बैंक में, विश्व बैंक के पास हम इस डॉलर को देंगे और विश्व बैंक हमें उस डॉलर को रुपया के रूप में हमको इस टाटा कंपनी जो है उसे प्रदान कर देगा। यानी कि डॉलर जो हम अमेरिका से कमाएं उसे वह विश्व बैंक में जमा करेगा और विश्व बैंक जो है उस डॉलर के बदले उस डॉलर को रुपया में कन्वर्ट करके उसे देगा और वह रुपया को आकर के अपने इंडिया में कहीं भी किसी प्रकार से निवेश कर सकता है। तो इस प्रकार से यह जो विश्व बैंक है इस वैश्वीकरण को संभव बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चूँकि यह जो टाटा कंपनी है डॉलर को विश्व बैंक में ही जमा क्यों कर रहा है इसका भी एक रीज़न है। क्योंकि विश्व बैंक एक ऐसा संस्था ऐसा बैंक है जिसके पास देश के विभिन्न बैंकों या बोले तो सभी बैंकों की मुद्रा उसके पास उपलब्ध होती है। वह एक ऐसा भी, जैसे कि अगर हम इंडिया में यदि आरबीआई या भारतीय स्टेट बैंक की एग्जांपल लेते हैं तो इसके पास सिर्फ रुपया मिलेगा, लेकिन विश्व बैंक एक ऐसा संस्था ऐसा बैंक है जिसके पास विश्व के हर एक देश की मुद्रा उसके पास पाया जाता है। इसलिए इस डॉलर को या कोई भी हो जो भी मुद्रा हो वह यहाँ पर हम लोग जमा करते हैं। तो अभी हमने समझा कि यह जो वैश्वीकरण देख रहे हैं वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो यह जो हम देख रहे हैं प्रौद्योगिकी, परिवहन और विश्व बैंक, ये तीन इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कारक थे जो कि वैश्वीकरण को संभव बनाते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो अगला टॉपिक जो है वो देख रहे हैं विदेश व्यापार तथा विदेश निवेश का उदारीकरण। तो विदेश व्यापार विदेश निवेश का उदारीकरण। तो पहले विदेश व्यापार और विदेश निवेश को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि ये उदारीकरण है क्या, ताकि इसको जब हम समझ लेंगे तो इसके समझने में हमको आसानी होगा। तो उदारीकरण का मतलब होता है कि एक सिंपल भाषा में समझे तो किसी भी देश के सरकार द्वारा श्रम मतलब कानून में लचीलापन, कानून में ढीलापन देना, कर में कमी करना या और सस्ते दर पर मजदूर को उपलब्ध कराना, वस्तुओं का, सड़क का और परिवहन का समुचित व्यवस्था। इसको हमको सही से अभी नहीं क्लियर हो पाए होंगे तो हम इसको एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं अच्छे से समझने के लिए। जैसे कि यदि कोई कंपनी बाहर से कोई विदेशी कंपनी आकर के भारत में अपना कोई भी एक फैक्ट्री या उद्योग लगाना चाहती है, तो उद्योग लगाने के लिए सबसे पहले जो विदेशी कंपनी होगा वह यह देखेगा कि जहाँ पर हम फैक्ट्री लगाना चाहते हैं
वहाँ पर सड़क की आने जाने की व्यवस्था, परिवहन का व्यवस्था सही है या नहीं। तो पहला वो देखेगा। दूसरा वह कंपनी यह भी देखेगा कि यहाँ के जो मजदूर का रेट है, मजदूरी जो है वह सस्ता है या नहीं। यदि महंगा होगा तो वो भी वह महंगा दर पर मजदूरी करवाना नहीं चाहेगा, क्योंकि वह ऑलरेडी दूसरे देश से यहाँ पर आ रहा है। तो वह ये भी देखता है कि मजदूरी दर जो है, मजदूरों के जो मजदूरी है वह कम होना चाहिए। और जो सरकार कर लेती है किसी भी देश जो है वह किसी भी अपने ही देश के हो या कहीं बाहर का हो, उससे वह कर वसूलता है। तो यह भी देखता है कि कर की जो दर है वह कहीं ऊंचा तो नहीं है, कर की दर को कम करना वह ये भी देखता है। प्लस कानूनों में ढीलापन देना, मतलब कुछ कानून है जो कि सख्त होता है तो उस सब में ढीलापन देना, ताकि वह आसानी से आकर के वहाँ पर निवेश कर सके और अपना व्यापार कर सके। तो ये होता है उदारीकरण, मतलब कि श्रम की उपलब्धता और कानूनों में ढीलापन, और कम जो टैक्स रेट है वह कम होनी चाहिए। तो विदेशी व्यापार या विदेश निवेश तभी संभव होता है जब यह उदारीकरण, किसी भी देश के द्वारा उदारीकरण किया जाता है। जब तक उदारीकरण नहीं होगा, कोई भी विदेशी कंपनियां कहीं भी विदेश निवेश करना नहीं चाहेगी। अब हम समझते हैं कि विदेश व्यापार क्या है। तो अभी हम यहाँ पर समझ चुके हैं ऊपर वाले टॉपिक्स में कि विदेश व्यापार क्या है। मतलब कि एक जो यहाँ की जो कंपनी अगर दूसरे देश में जाकर के व्यापार करती है तो वो हमारा विदेश व्यापार कहलाता है। लेकिन अब जो हमारा अगला टॉपिक्स है वह है विदेश निवेश। विदेशी निवेश क्या है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि निवेश क्या है। उससे पहले विदेश से हमको स्पष्ट हो जा रहा है कि जो भी निवेश करेंगे हम अपने देश में न करके किसी दूसरे देश में ही निवेश कर रहे हैं। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि निवेश आखिर है क्या। तो जैसे कि हम इसको भी एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि हम पहले ही बताया कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो कि हम जितना एग्जाम्पल दें उतना ही बेटर होता है। लिखने से ज़्यादा होता है कि यदि किसी भी क्वेश्चन को आप आंसर लिख रहे हैं तो उससे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझा दें तो वह आपका बेटर होगा। जो एक आप लाइन लिखेंगे, जो एक लैंग्वेज लिखेंगे, तो कोशिश करना है कि जो भी हम आंसर दें उसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं। तो हम इस निवेश को समझते हैं कि निवेश है क्या। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 1000 रुपया है। हमारे पास 1000 रुपया है। इस 1000 का हम एक शर्ट ले लिए, तो 1000 को शर्ट लिए तो इस शर्ट के बदले हमें फिर कुछ मिलना नहीं है। जो हम शर्ट लिए उसको यूज़ करेंगे, उसको पहनेंगे, उसके अलावा हमको कुछ मिलना नहीं है। लेकिन यदि हम क्या करते हैं कि इस 1000 को हम गेहूँ लेते हैं, 1000 का हम गेहूँ ले लिए और गेहूँ लेने के बाद हम उसे आटा बना करके हम बाज़ार में बेचते हैं। तो यह जो गेहूँ लिए, गेहूँ को हम फिर से उसे आटा बना और आटा को हम बाज़ार में बेचते हैं, तो उसे बेचने के बदले हमें फिर से पैसा मिलेगा। तो यहाँ जो हमें फिर से पैसा मिल रहा है वह हमारा कहाएगा निवेश। तो एक सिंपल से है कि यदि हमें किसी चीज़ पर खर्चा करने के बाद यदि हमको उससे बदले फिर से कोई लाभ नहीं मिलता है तो वह होगा कि हम उसे खर्चा कर दिए। लेकिन जब खर्चा करने के बाद फिर से उसके बदले हमें पैसा मिलता है तो वह जो कहलाता है हमारा निवेश कहलाता है। तो उम्मीद है आप लोग निवेश को सही से समझ गए होंगे। और जबकि विदेश निवेश जो होता है कि यहाँ पर हम व्यापार कर रहे थे और विदेश जो निवेश है हम विदेश में अपने देश के अलावा किसी अन्य देशों में जा कर के हम निवेश करते हैं, तो वह जो कहलाएगा हमारा विदेशी निवेश कहलाता है, विदेश निवेश कहलाता है। तो ये था हमारा टॉपिक्स जिसके बारे में हम अभी अध्ययन किए। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में WTO। उसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बारे में समझते हैं कि क्या है, किस तरह से काम करता है विभिन्न देशों के व्यापार को फैलाने में। तो यहाँ पर इसका नाम से ही पता चल रहा है विश्व व्यापार संगठन। मतलब यह क्या करता है कि जब दो देश आपस में व्यापार करना चाहते हैं, आपस में खरीदारी करना चाहते हैं, तो वहाँ पर यह जो है WTO आता है। वह इसलिए यह काम जो करता है दोनों देशों के बीच में समझौता का काम करता है।
दोनों देशों के बीच जो नियम होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ का टाटा कंपनी है, वह अमेरिका में बिजनेस करना चाहती है, तो इन दोनों के बीच में यह जो है हमारा WTO आता है। और WTO जो अमेरिका की जो सरकार है वह बोलती है कि हम इस कंपनी से इतना कर वसूलेंगे, या फिर हमारे जो मजदूर की जो रेट होगी वहाँ पर इतना होगी, या वहाँ पर सड़क की इस तरह का व्यवस्था होगी, तो वो सब अपना फैसिलिटी बताता है। और टाटा कंपनी भी बताते हैं कि हम इस चीज़ को देने में संतुष्ट हैं, हम इससे संतुष्ट, जो भी शर्त लगा रही है हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। तो इन दोनों के बीच में जो समझौता करवाता है वह ये है WTO। और वह ये भी नज़र रखता है कि जो भी समझौता इन दोनों के बीच में किए गए थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो सरकार है अमेरिका की उसको मानने में मतलब सही ढंग से नहीं मान रही हो, या फिर ये जो यहाँ पर अपना समझौता किया है उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रही है, उस चीज़ का भी ध्यान रखता है हमारा WTO। तो जब कभी भी दोनों देशों के बीच में टकराव का किसी प्रकार का कुछ भी बाधा होती है या फिर विवाद होता है, तो वह दोनों के बीच का जो समझौता कराता है वो हमारा कराता है WTO, विश्व व्यापार संगठन। तो इसका मेन काम है दोनों देशों के बीच में समझौता बनाए रखना, उनके संबंध को अच्छे बनाए रखना, ताकि उनका व्यापार जो है अच्छे से हो। और जो हमारा अगला टॉपिक है वह है वैश्वीकरण का प्रभाव, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। जो हमारे देख रहे हैं भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, तो वैश्वीकरण के बारे में हमने पहले समझ लिया कि वैश्वीकरण है क्या। तो अब जो ये भारत देख रहे थे, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव किस प्रकार से पड़ा है, क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हो रहा है, इस चीज़ के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव जो है यदि हम देखें तो बहुत ही मतलब वैश्वीकरण से बहुत सारे कंपनियां भी मतलब विकसित हुई है, और हम जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, जो भी वस्तु हम खरीदते हैं वो हमें अच्छा मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं उसके बारे में हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले यदि एक कंपनी होता है, सपोज कीजिए पहले एक कंपनी टाटा है, यदि टाटा किसी भी चीज़ का उत्पादन कर रहा हो, तो यदि वो यदि 20% प्योरिटी है, उसमें 20% अगर अशुद्धता है, इम्प्योरिटी है, तो भी इस चीज़ को हम खरीदेंगे, हम लोग खरीदते थे। लेकिन जब ये वैश्वीकरण हुआ, भारत से में कोई और अलग कंपनी आ गया, तो वह क्या करेगा कि स्टार्टिंग में 100% प्योर देगा। जब 100% प्योर देगा तो हम इसको ना खरीद करके हम इस चीज़ को खरीदना पसंद करेंगे। तो इससे क्या होता है कि कंपनियों में प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, वहाँ पर कंपटीशन का माहौल बन जाता है, क्योंकि हर एक कंपनी चाहता है कि हमारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा हो, हमारा वस्तु जो है वो सबसे ज़्यादा बिके। तो वैश्वीकरण का प्रभाव ये पहला बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हमें अच्छे और सस्ते दामों पर वस्तुएं मिलने लगती है। यदि यह 100 रुपये में किसी चीज़ को बेच रहा है, तो अगला कंपनी जो है हो सकता है वो 90 रुपये में ही दे। फिर से यह क्या करेगा, इसको कम करेगा, या तो फिर अपना क्वालिटी है उसको बढ़ाएगा। इस तरह से दोनों में कंपटीशन होता है, और चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट सस्ते दामों में दे। दूसरा जो होता है यहाँ पर, जहाँ पे भी ये वैश्वीकरण जैसे भारत है, तो यहाँ पर फिर रोज़गार की सुविधा मिलती है। जब बहुत सारा कंपनी आएगी भारत में, बाहर से कोई कंपनी आए तो वो अपना फैक्ट्री बैठाएगा, उद्योग बैठाएगा, तो वहाँ पर भी मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मजदूरी बढ़ता है और फिर जो रोज़गार लोगों को मिलता है। तो ये वैश्वीकरण का प्रभाव बहुत अनेक प्रकार से पड़ा है, जो कि हम यहाँ पर देखें। और GDP जो हमारा वो जिसे बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, इसमें भी वृद्धि होता है। जितना हमारा GDP ग्रोथ करता है, जितना बढ़ता है, उतना ही हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी होती है वह मजबूत होती है और बढ़ती है, हम अपने आप पर निर्भर होते जाते हैं। तो वैश्वीकरण का ये मेन प्रभाव होता है कि कंपनियों में प्रतिस्पर्धा होती है, रोज़गार मिलता है, और हमारा जो GDP है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वह भी बढ़ता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि एक बार फिर से यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हम जो भी इस तरह का वीडियो बनाएं आप तक पहुंच जाए और अपने एग्ज़ाम का सही से तैयारी कर सकें। थैंक यू।